हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है यूज मैथमेटिकल सिंबल्स टू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आगे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उसको आपको मैथमेटिकल सिंबल में कन्वर्ट करना है, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है उस स्टेटमेंट को। पहला, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दिस इज स्टेटमेंट नंबर ए। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे? कुछ इंटीजर्स हैं जो मल्टीपल को ओबे करते हैं। आइडम्पोटेट कभी कभी इसकी जगह यूज किया जाता है, क्लोज्ड वर्ड की जगह आइडम्पोटेट। ठीक है ना, आपने नहीं सुना होगा ये शब्द, तो मैं लिख भी नहीं रहा हूं। ठीक है, ओके। इंटीजर्स आर क्लोज्ड, बहुत सिंपल है। दो इंटीजर का मल्टीपल क्या होगा? इंटीजर। दो इंटीजर का मल्टीप्लाई क्या होगा? इंटीजर। दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। बस, या इसको ऐसे समझिए, जो मल्टीप्लिकेशन के रूल को ओबे करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है। देखिए, हमने क्या किया, दो नंबर चुने, ए बी। ये दो इंटीजर हैं, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, वो इंटीजर आएगा ये सी। ए बी दो नंबर, दो इंटीजर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इंटीजर ही बनेगा, प्लस माइनस जीरो कुछ भी। ठीक है, बोथ या ऑल थ्री नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर। तीनों नंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से, ये। ठीक है, सो फॉर ऑल इंटीजर दिस कंडीशन इज वैलिड कि a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू c। दिस इज इंटीजर्स क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। बस, समझ आ रहा है? आया? दो इंटीजर मल्टीप्लाई करिए, इंटीजर आएगा। एंड यहां बता दिए कि a b c क्या है? इंटीजर है। सभी इंटीजर के लिए, फॉर ऑल इंटीजर दिस इज वैलिड, दिस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आया समझ में? क्लोज यानी वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी। बी वाला स्टेटमेंट देखिए, द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स is not commutative. What is the meaning of commutative? कम्यूट करना, क्या मतलब होता है कम्यूट करना? ये हम अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कम्यूट करना, दिस इज मोस्ट पॉपुलर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा है, डिसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है रेशनल नंबर में? क्लास 8 का ये टॉपिक है, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही पढ़ा के आ रहा हूँ क्लास 8 में। ठीक है जी, इन जनरल मैं जनरल बात करता हूँ। कम्यूट करना, अदला बदला कर देना। क्या करना? अदला बदला कर देना। लेकिन ये कौन से नंबर है? रेशनल। रेशनल नंबर में जब हम माइनस का ऑपरेशन लगाते हैं, कौन सा ऑपरेशन? माइनस। तो अगर हम रेशनल नंबर को इंटरचेंज कर दें तो सेम रिजल्ट नहीं आता। लेकिन जब हम प्लस करते हैं दो रेशनल नंबर को, तो एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, प्लस करिए, जो आंसर आएगा, अगर मैं इन नंबर को इंटरचेंज भी कर दूं और प्लस करूं, वही आंसर आएगा। समझ आया? तो कम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर के लिए कब वैलिड होता है? जब आप क्या करते हैं? एडिशन। एडिशन में वैलिड होता है। लेकिन जब माइनस करते हैं दो रेशनल नंबर को और आपने डिजिट को इंटरचेंज किया, रेशनल नंबर को अदला बदला किया, कम्यूट किया, तो वही आंसर नहीं आता। तो कम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर में ओबे नहीं होता। किस केस में? सब्ट्रैक्शन करते समय। समझ आया कि नहीं आया? आया? यहां पर हम मान लेते हैं कि a और b ये दोनों क्या हैं? रेशनल नंबर, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। सो फॉर ऑल रेशनल नंबर, अगर मैं a में से b घटाऊं, ध्यान से सुनिए, a कोई रेशनल नंबर p अपॉन q में लिखा हुआ, b भी कोई रेशनल नंबर है p अपॉन q में लिखा हुआ। तो जब मैं इसको दो रेशनल नंबर को माइनस करके एक आंसर लाऊंगा, और अगर मैं इसको ऐसे कम्यूट कर दूं, पलट दूं आपस में, b को पहले ले लूं, उसमें से a घटाऊं, तो इसका आंसर क्या इसके आंसर के बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा। दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, यही स्टेटमेंट बोले। देखिए, द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर
इज नॉट कम्यूटेटिव, दिस इज कम्यूटेशन। a माइनस बी, इसको कम्यूट कर दिया, पलट दिया b माइनस ए, ये वैलिड नहीं होता, नॉट कम्यूटेटिव। समझ रहे हैं? रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट करना कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आ रहा है समझ में कि नहीं आया? आया? इसको नोट करें और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपको नीचे मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उस स्टेटमेंट को पढ़ करके, मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझ रहे हैं ना, वर्ड वाला नहीं, मैथ्स के सिंबल वाले स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उसको पढ़ करके आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका आंसर देंगे। ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया जा रहा है, देखिए। पहला स्टेटमेंट है ये, n to the power 3 is greater than or equal to n, where n belongs to what is q? Rational number. So for all n this condition is valid. ये तो पढ़ना आ गया आपको ना, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहला ये a है ना, पहला पार्ट चल रहा है, फिर b आएगा दूसरा पार्ट, दूसरा स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट दिस स्टेटमेंट इन वर्ड्स। इस स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिखिए। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए, n क्या है? व्हाट इज n? रेशनल नंबर। सो क्यूब ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, दैट रेशनल नंबर। ये दोनों वही नंबर ना है, इसी नंबर का यहाँ क्या हो रहा है? क्यूब। सो क्यूब ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेम रेशनल नंबर। यही हुआ ना इसका स्टेटमेंट वर्ड्स में। तो लिख लेते हैं, क्या बनेगा? द क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर इज greater than or equal to that number। हो गया? ये समझ आया? क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। उसी रेशनल नंबर से, उसी रेशनल नंबर का क्यूब उसी रेशनल नंबर से बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है। बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है। समझ आया? नहीं आया? आया? तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ, राइट दिस स्टेटमेंट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखने का। दूसरा पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये सच है? सोचिए, दूसरा क्वेश्चन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा ना, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये सच है? ये गलत है? सच है कि गलत? एक रेशनल नंबर का क्यूब उस रेशनल नंबर से हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर? कम से कम बराबर होगा, नहीं तो बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। क्या ये सच है? हाँ? अच्छा, आंसर है नो, फॉल्स। नो पहले लिख लेना, नो, फॉल्स। क्यों? क्यों? हाँ? इसके लिए फिर आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर हम फॉल्स बोल रहे हैं तो काउंटर एग्जाम्पल देंगे। कैसे एग्जाम्पल चलेंगे? यहाँ सोचिए। हाँ, देखिए देखिए, मैं लेट n इज इक्वल टू 1/3, 1/2, 1/2 ले लो, 1/3, कुछ भी ले लो, ठीक है। 1/2 ले लेते हैं, 1/2, ठीक है। मैंने एक रेशनल नंबर क्या माना? ये, इसका क्यूब करता हूं मैं, देयरफॉर n क्यूब 1/2 कितना हो गया? हाँ, n कितना था? 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5 और 1/8 का मतलब क्या है? थोड़ा बताइए। 0.1, 2 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। तो 0.5 बड़ा कि 0.1 बड़ा? कौन बड़ा? 0.5 बड़ा कि 0.1 बड़ा? 0.5 बड़ा। और 0.5 क्या था? n। और 0.1 क्या था? n क्यूब। तो एक रेशनल नंबर का क्यूब उसी रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर का क्यूब उसी रेशनल नंबर से कैसा आया? छोटा। आ गया छोटा कि नहीं आया? सो हियर
देखिए n क्यूब इज लेस देन n, n क्यूब इज लेस देन n हुआ। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट था n क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ये क्या हो गया? फॉल्स, गलत साबित हो गया। ये थोड़ा सा डंडा मुझे इधर लगाना चाहिए, ये ऐसे दोनों को काट दे, ये बराबर नहीं है, गलत है, क्योंकि ये छोटा आया कि नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने आंसर क्या लिखा? फॉल्स, नहीं हो सकता। और ये हमारा काउंटर एग्जाम्पल है, समझे? आ रहा है भाई समझ में? बोलिए, खुद से कर लेंगे। और ये कैसे जान गए हम? इसलिए कोई एक ऐसा रेशनल नंबर आप लीजिए जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ऊपर से नीचे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। इसका क्यूब करेंगे तो नीचे वाला नंबर और बड़ा हो जाएगा क्यूब करने से, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? छोटी, और छोटी हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए ये साबित हो गया। दिस इज काउंटर एग्जाम्पल। अगला प्रश्न है इसी में, फॉर विच नंबर्स इज द स्टेटमेंट ट्रू? किस नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? थर्ड, एक तो मैंने आपको बताया किस स्टेटमेंट के लिए फॉल्स होगा, तो ट्रू किस स्टेटमेंट के लिए होगा? 1 के लिए नहीं। कोई भी इरेशनल नंबर जो कैसे आता हो? 1 से बड़ा होता हो, जिसका डेसिमल एक्सपांशन करने से कैसा आता हो? वो 1 से बड़ा, यानी जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा, तो उसका क्यूब करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर और बड़ा ना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, अगर इसी नंबर को मैं ऐसे लिख देता, ये अब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा, तो अगर मैं इसका क्यूब करता तो न्यूमरेटर और बड़ा हो जाता डिनोमिनेटर से, तो अब ये क्वांटिटी कैसी हो जाती? इससे भी बड़ी हो गई कि नहीं? हो गई। तो ये कब वैलिड होगा? जब रेशनल नंबर कैसा चुनेंगे हम? आंसर है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से आगे वाला, उस तरफ, यानी 1 2 3 4 5 6 आगे जाइए, इधर वाले नहीं लेने। इधर वाले कब लेंगे? जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, तो क्वांटिटी 0 पॉइंट कुछ हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये कब वैलिड होगा? कब? जब रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रेशनल नंबर। समझ रहे हैं? मोर देन 1। तो क्वेश्चन क्या था भाई हमारा? फॉर विच नंबर इज द स्टेटमेंट ट्रू? तो आंसर है स्टेटमेंट will be true only for positive rational number. ये स्टेटमेंट सिर्फ किसके लिए ट्रू होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझ रहे हो कि नहीं समझे? अगला प्रश्न, कैन वी टेक n इज इक्वल टू √2/7 इन दिस स्टेटमेंट? √2/7, क्या हम इस स्टेटमेंट में n की वैल्यू √2/7 ले सकते हैं? इफ n इज इक्वल टू √2/7, स्टेटमेंट क्या है? अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का क्यूब उस नंबर से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कम से कम। तो अगर मैं ये रेशनल नंबर लेता हूं तो इसका क्यूब इसी से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो ले सकते हैं इसको, और नहीं होगा क्यूब बड़ा तो नहीं ले सकते। बात समझे? ये क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ये कहता है कि क्या इस कंडीशन में n की वैल्यू आप √2/7 ले सकते हैं? चलेगा? तो आंसर है चलेगा, लेकिन कब? जब इस रेशनल नंबर का हम क्यूब करें तो क्यूब में जो आंसर आए वो इससे कैसा होना चाहिए? बड़ा। अगर बड़ा हो जाएगा तो ले सकते हैं, यही बोल रहा है ना, वैलिड होगा। और नहीं हुआ बड़ा तो नहीं लिया जा सकता। तो चेक करके देखें, n हमने ये ले लिया तो n क्यूब कितना हो जाएगा? √2/7 का, बोलिए, √2/7 का क्यूब करना है। क्यूब करना है मतलब √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार, और 7 को भी 3 बार। तो √2 इंटू √2 इंटू √2, √8 हुआ। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पेयरिंग हो गई, 2 इंटू 2 की एक पेयरिंग हो गई, बाहर निकल गया, एक 2 अंदर बचेगा। ये देखो, √2 इंटू √2 2, दिस इज √2, 2 √2, तो ये क्या बना?
2√2। 7 से बन जा 49 और 49 इंटू 7 करिए 343, 343, 343 ये नंबर बना। ठीक है, बना कि नहीं बना? अब कंपेयर करते हैं ना, देखिए n³ और n दोनों को कंपेयर करते हैं। n³ कितना आया है? 2√2/343 यही आया। और n कितना था? √2/7। चेक करिए भला, इसको कैंसिल तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चेक करिए कैसे चेक होगा। ये ऐसे चेक होगा, ये देखिए डिनोमिनेटर, ये देखिए डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्वांटिटी कैसे बनेगी? छोटी। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो कैसा होगा? बड़ा। हाँ, शर्त ये है न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, लेकिन ये 2 उसको ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा, इसलिए जाने दीजिए, हम सिर्फ डिनोमिनेटर देखेंगे। समझे कि नहीं? तो ये डिनोमिनेटर कैसा है? इससे बहुत बड़ा, इसलिए ये क्वांटिटी कैसी हो गई? बहुत छोटी, इसलिए ये कैसा हो गया? बड़ा। ये कौन था? रेशनल नंबर का क्यूब। तो रेशनल नंबर का क्यूब करने के बाद जो रेशनल नंबर बनता है वो उसी रेशनल नंबर से कैसा हो जाता है? बहुत छोटा। और यहाँ कौन सी कंडीशन चलनी है? ऐसा रेशनल नंबर जिसका क्यूब या तो बराबर होगा नंबर के या उससे बड़ा। ये कैसा बन रहा है? छोटा। तो क्या इसको लेना पॉसिबल है? आंसर है नहीं। तो आंसर क्या? नहीं लेना है, बिकॉज दिस इज लेस देन नहीं लेना है। समझ आया? अरे बोल दो कुछ, नाराज से लग रहते हो आजकल, क्या बात है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, नोट करिए इसको। नंबर 2 का बी पार्ट देखिए। अगला स्टेटमेंट है x² = 1 और x = 1। राइट दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ देन। इस स्टेटमेंट को किस में लिखना है? इफ और देन को यूज करके लिखना है। इफ और देन कैसे यूज करेंगे? इफ x² = 1 देन x = 1 लिख लें, चलेगा? हाँ, चल जाएगा? हाँ भाई चल जाएगा। इफ x² = 1 देन x = 1 हो गया। पहला स्टेटमेंट हो गया ना? चल जाएगा। दूसरा, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ट्रू है? थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएंगे ना। यस नो ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? स्टेटमेंट कौन है? ये कि एक नंबर का स्क्वायर करें 1 आए, स्क्वायर करने के बाद 1 आए, तो क्या वो नंबर 1 ही होगा? 1 का ही स्क्वायर 1 होता है। 1 एक नंबर है, एक नंबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर ही 1 होगा या किसी और नंबर का स्क्वायर 1 होगा? क्यों? -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता। ये देखो गलत साबित हो गए। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? यहाँ x की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए कि -1 भी होनी चाहिए? -1 भी दुनिया का एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर कितना आता है? 1। तो ये सही है क्या? बोलो ना। नहीं है, नो, फॉल्स। व्हाई? बिकॉज if x is taken as -1, therefore x square is equal to -1 का स्क्वायर is equal to 1। अगर मैं x को -1 लूं तो भी x स्क्वायर कितना आता है? 1। इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, अधूरा है। समझे? नहीं समझे? समझ कुछ नहीं रहे हो, खाली यस सर किए जा रहे हो बस। अगर समझ रहे हो तो चलो बताओ। इस स्टेटमेंट ट्रू इफ व्हेन x does not belong to natural number। Is statement is true if when x does not belong to natural number। Is this statement is true if when x does not belong to natural number। अगर ये x नेचुरल नंबर ना हो, नहीं हो नेचुरल नंबर, तब क्या ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी? हाँ?
x अगर नेचुरल नंबर ना हो, नेचुरल नंबर हो तो कहां से स्टार्ट होगी काउंटिंग? 1 से। अगर नेचुरल नंबर ना हो तो तब सही हो जाएगा क्या? क्यों? -1। तो क्या लिख दूं मैं? Is this statement true if when x does not belong to natural number? अगर अरे सुनो तो -1 बस मत सोचो ना। अगर वो बोल रहा है कि x नेचुरल नंबर नहीं है नेचुरल नंबर, तब तो फिर आपको पूरी आज़ादी है ना कि आप 0 से पीछे वाले सारे निगेटिव नंबर में कोई भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर फिर उठा के रख सकते हैं। फिर तो हम -3 भी रख सकते हैं। तो क्या -3 का स्क्वायर भी 1 होगा? नहीं होगा ना। -10 का स्क्वायर भी 1 होगा? नहीं होगा। तो फिर ये ट्रू रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो सिर्फ एक ही नंबर के लिए ट्रू हो रहा है, -1 के लिए, वो हम ऊपर लिख चुके। लेकिन अब बोल रहा है कि नेचुरल नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर है x, तब भी क्या ये ट्रू होगा? नहीं होगा। नहीं समझे? नहीं होगा भैया ट्रू। तो आंसर क्या होगा? नो। बस नो, नहीं होगा, फॉल्स। ठीक है कि नहीं है? ठीक लग तो नहीं रहा है कि ज्यादा देर टिक पाओगे इस चैप्टर में आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। आगे हमारे सामने जो ऑप्शंस आने वाले हैं, स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, उसमें हमको चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। और जो भी स्टेटमेंट का आंसर हम लोग चूज़ करेंगे ट्रू और फॉल्स में, उसके लिए हम लोग उसका रीज़न देंगे, जस्टिफिकेशन, कि क्यों हम लोग उसको ट्रू बोल रहे हैं या क्यों हम उसको फॉल्स बोल रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है इसका, ऑल पॉलीगॉन्स आर पेंटागॉन्स। क्या सभी पॉलीगॉन्स पेंटागॉन्स होते हैं? ठीक है, इसका हमारा फर्स्ट है ऑल पॉलीगॉन्स आर पेंटागॉन्स। पेंटागॉन्स, ठीक है, सही है स्टेटमेंट। ट्रू की फॉल्स? क्यों? इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, देखिए, पॉलीगॉन, पेंटागॉन्स। क्या मतलब हुआ? पेंटागॉन यानी 5 साइड वाला। कितने साइड वाला? क्या सभी पॉलीगॉन्स 5 साइड वाले ही होते हैं? इसका मतलब है क्या सिर्फ 5 साइड वाले को ही पॉलीगॉन बोलते हैं? ये 6 साइड वाले को भी पॉलीगॉन बोल सकते हैं, 8 साइड वाले को भी पॉलीगॉन बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब है सभी पॉलीगॉन्स पेंटागॉन्स नहीं होते। समझ रहे हैं ना? तो ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? फॉल्स हुआ ना। ठीक है, आंसर हमको समझ आता है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा? फॉल्स। आंसर देने के बाद आपको रीजन भी देना है कि आप फॉल्स बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, सभी पॉलीगॉन्स पेंटागॉन नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? हाँ बोलिए बोलिए, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी करें, एक्सरसाइज खत्म करना है। पॉलीगॉन सबसे पहले क्लोज्ड फिगर, वेरी गुड, ठीक है। ऑल फिगर्स, ऑल सच फिगर्स विच आर क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड एंड हैविंग साइड्स मोर देन 3, कम से कम 3 साइड होने चाहिए। 3 से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, 2 साइड का कोई क्लोज फिगर नहीं बनता, याद रखिएगा। पॉलीगॉन्स क्लोज फिगर होते हैं और 2 साइड से क्लोज फिगर नहीं बनाए जा सकते। समझ रहे हैं ना? इस सर्कल के पास कितने साइड होते हैं? सर्कल 1, उसको घुमा फिरा के क्लोज फिगर बना लेते हैं, लेकिन उसके पास एक ही साइड गिनी जाएगी, सरकमफ्रेंस को एक ही साइड मानेंगे, इसलिए सर्कल को पॉलीगॉन की फैमिली में नहीं रखते। समझ आया? कम से कम 3 साइड होने चाहिए और फिगर क्लोज होना चाहिए। तो 3 साइड वाला क्लोज फिगर कौन सा होता है? ट्राइंगल। इसलिए पॉलीगॉन की फैमिली ट्राइंगल से स्टार्ट होती है। 3 साइड वाला ट्राइंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागॉन, 6 साइड वाला हेक्सागॉन, 7 साइड हेप्टागॉन, 8 साइड ऑक्टागॉन, नोनेगॉन, डेकागॉन। समझ रहे हैं? तो पॉलीगॉन का डेफिनेशन ये होता है, एनी क्लोज फिगर विच हैज ए साइड मोर देन 3, एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 से ज्यादा साइड होने चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। तो वो तो कोई भी हो सकता है ना, जरूरी है कि पेंटागॉन होगा। वो तो ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ऑक्टागॉन, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं?
तो सभी पॉलीगॉन पेंटागॉन नहीं होते। बिकॉज, आंसर नोट करिए, बिकॉज एनी क्लोज फिगर, any closed figure having sides more than 3 may be a polygon. ये एनी क्लोज फिगर हैविंग साइड्स मोर देन 3 मे बी ए पॉलीगॉन। कोई भी ऐसा क्लोज फिगर 3 से ज्यादा साइड वाला, उसको पॉलीगॉन बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पेंटागॉन ही हो। समझ गए? इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है सेकंड, इसे में लेते हैं, ऑल हेक्सागॉन्स आर पॉलीगॉन्स। क्या सभी हेक्सागॉन्स पॉलीगॉन्स होते हैं? ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। ऑल हेक्सागॉन्स आर पॉलीगॉन्स। क्या सभी हेक्सागॉन पॉलीगॉन्स हैं? आंसर है हाँ। क्यों? हेक्सागॉन क्लोज फिगर होता है और 3 से ज्यादा साइड होते हैं, उसके पास 3 होने चाहिए या 3 से ज्यादा होने चाहिए, तो दोनों शर्तें ये पूरी करता है, इसलिए ये क्या है? पॉलीगॉन। तो आंसर है ट्रू। दिस इज आंसर ट्रू, बिकॉज hexagon has hexagon is a closed figure having more than 3 sides। बस ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, all even numbers are not divisible by 2। all even numbers are not डिविजिबल बाय 2। ऑल इवन नंबर्स, क्या सभी इवन नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते? फॉल्स है ना, तो आप भी जानते हैं इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। क्यों? बिकॉज ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। व्हाई? वही तो पूछ रहा है। हाँ, क्या बोलना है? ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। सभी इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं और किस फॉर्मेट में होते हैं? 2k। k कोई इंटीजर है, तो 2k के फॉर्मेट में कोई भी आएगा यानी 2 का मल्टीपल होगा, जो भी 2 का मल्टीपल होगा वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज in the form of 2k। ये 2k, k may be any integer। समझ रहे हैं ना? Because all even numbers are multiple of 2, that is in the form of 2k, therefore all even numbers are divisible by 2। इसलिए सभी इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 4 ना, सम रियल नंबर्स आर इरेशनल। थोड़ा ध्यान से पढ़िए और ध्यान से जवाब दीजिए। सम यानी कुछ ना, सम रियल नंबर। सम रियल नंबर्स आर इरेशनल। रियल नंबर किसको बोलते हैं? हर तरह के नंबर को, हर तरह, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डेसिमल वाले, बिना डेसिमल वाले, फ्रैक्शन वाले, रूट वाले, बिना रूट वाले, पी अपॉन क्यू वाले, बिना पी अपॉन क्यू वाले, हर तरह के नंबर जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, एक शब्द में रियल नंबर्स कहलाते हैं। समझ आया? तो क्या हर रियल नंबर, या सॉरी, जितने भी रियल नंबर होते हैं, हर तरह के नंबर रियल नंबर, क्या उसमें से कुछ रियल नंबर इरेशनल होते हैं? कुछ रियल नंबर इरेशनल होते हैं। हाँ, कुछ रियल नंबर रेशनल होते हैं, कुछ रियल नंबर इरेशनल होते हैं, कुछ रियल नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, कुछ डेसिमल में होते हैं। समझ रहे हैं ना? ठीक है। व्हाट इज इरेशनल? एनी नंबर विच इज इन स्क्वायर रूट।
इसको एक शब्द में और क्या बोलते हैं, रूट वाले नंबरों को क्या बोलते हैं? आपने वो चैप्टर पढ़ा है ना, लॉ एंड इंडिसेस का, लॉस ऑफ इंडिसेस का चैप्टर पढ़ा है ना, 9th में एक एक्सरसाइज आता है इसका, एक्सपोनेंट नाम का एक चैप्टर पढ़ा है ना 9th में आपने, चैप्टर नंबर 3 आई थिंक, 3rd चैप्टर है, उसमें लास्ट का एक्सरसाइज पूरा इर्रेशनल नंबर पर है, उसको क्या बोला जाता है? सर्ड्स। सर्ड्स याद है? SURD, सर्ड। सर्ड यानी इर्रेशनल नंबर, जो रूट के अंदर फंसा रहे वो सर्ड्स है, यानी इर्रेशनल नंबर है। तो रियल नंबर में कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो रूट वाले होते हैं, सर्ड्स, इसलिए कुछ रियल नंबर्स इर्रेशनल होते हैं। सही है कि नहीं? सही है। तो आंसर क्या? ट्रू, बिकॉज सम रियल नंबर्स लाइक, ये ब्रैकेट में लिख लो, सर्ड्स ना, लाइक √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा आर इर्रेशनल। ये सब क्या हैं? ये सर्ड्स हैं और ये सब के सब क्या हैं? इर्रेशनल। ये ठीक है ना, समझ आ रहा है? ऐसे नंबर जो रूट में होते हैं उनको सर्ड्स बोलते हैं, और यही सर्ड्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। और ये खुद रियल नंबर है, तो कुछ रियल नंबर हैं ऐसे जो कैसे होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। दिस इज ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल। ध्यान से पढ़िए, 5th, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल। पढ़िए, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल। सही है क्या? ट्रू है कि फॉल्स? क्या लगता है आपको? ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल, हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए, क्या सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होते? सभी रियल नंबर रेशनल होते हैं क्या? तो वही तो बोल रहा है, क्या सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होते? सही है कि गलत है? सभी, अच्छा ठीक है भाई, मैं लहजे को बदलता हूं, स्टेटमेंट वही रहेगा, सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होते। बदल गया लहजा। अभी मैं क्वेश्चन टाइप पूछ रहा था, क्या सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होते? अब मैं इसको कैसे पूछ रहा हूं? सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होते। सही है कि गलत? सही है। देखो ना भाई, रियल नंबर तो हर तरह के नंबर को कहते हैं ना, एक थैली में हर तरह के नंबर हैं, तो क्या हर तरह के नंबर रेशनल ही होंगे? कुछ इर्रेशनल भी होंगे, ये भी तो रियल नंबर है ना। तो उस थैली में बहुत सारे रेशनल भी होंगे, बहुत से इर्रेशनल भी होंगे, बहुत से डेसिमल फ्रैक्शन, सब तरह के नंबर होंगे। क्या एक थैली में जो पूरे नंबर हैं रियल नंबर, क्या सभी रेशनल होंगे? नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो इर्रेशनल होंगे, वो भी रियल होंगे। समझ आया? तो आंसर क्या है इसका? अभी तक नहीं समझ पाए आप? ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होते, है ना, कुछ इर्रेशनल भी होते हैं भैया, तो ट्रू ना है ये? हाँ, बिकॉज सम नंबर्स आर इर्रेशनल ऑल्सो, लाइक √2, √5, √7 एटसेट्रा। ये भी तो है रियल नंबर, विच आर रियल। सम नंबर्स आर इर्रेशनल, ये भी रेशनल है, सॉरी इर्रेशनल है, लेकिन रियल नंबर है। समझ आया? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 5 क्वेश्चन नोट करें और क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। नंबर 4 देखिए ना, हमारा क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आपको ये बताया जा रहा है कि ABCD एक कौन सा फिगर है? पैरेललोग्राम। एंड एंगल B इज 80 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री। एक एंगल B 80 डिग्री का है। देन व्हाट कैन यू से अबाउट अदर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम? तो आप पैरेललोग्राम के दूसरे एंगल के बारे में क्या कहेंगे, कितने कितने होंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सपोज एक डायग्राम ही अपन बना लेते हैं। दिस इज ए पैरेललोग्राम गिवन। सबसे पहले गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम शब्द ही बहुत सारे डेटा हमको बता देता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद करिए, जो प्रॉपर्टी आप जानते हैं वो इसके नाम की वजह से सब हम लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या क्या?
वेरी गुड. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. एंड व्हाट अबाउट एंगल? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. बस इतने में तो आपका काम हो जाना है. ठीक है. सपोज दिस इज ए पैरेललोग्राम. ये दिस इज ए बी सी डी. ठीक है ना. दिस अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल. दिस अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल. वन एंगल इज कितना दिया हुआ है? एंगल बी इज 80 डिग्री. सो दिस एंगल इज 80 डिग्री. सपोज ये एंगल बी. तो बाकी के एंगलों का क्या होगा? ठीक है ना. ध्यान से देखिए. ये एंगल अगर 80 है तो ये भी कितने का होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. तो बचे फिर ये दो. ठीक है. तो चलिए इसको हम नोट कर लेंगे. ये एंगल और ये एंगल देख लो, चाहे ये एंगल और ये एंगल देख लो. इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 90. क्यों 180? नो स्ट्रेट एंगल, को इंटीरियर. दीज टू आर पैरेलल. है पैरेलल. अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल. एंड दिस लाइन विच टच टू पैरेलल आर ट्रांसवर्सल. So this angle, this line is transversal. Transversal is making angle on this side with first parallel. Same transversal is making angle on the same side with second parallel. So this angle and this angle are the angles which are made by one transversal on the same side. And angle on the same side by one transversal we will call it क्या? Co-interior angle. And sum of co-interior angle, if the lines are parallel, then the sum of co-interior angle is 180 degree. So this plus this 180. So both make together 180 degree. Out of two, one is 80 degree, then the remaining is 100 degree. This is 100, so this angle also 100. 100 plus this angle, this both makes 180 degree co-interior angle. One of two is 100 degree, then the remaining is 80, 80, 80 opposite. समझ आया? तो कहीं से भी बना सकते हैं. मैं ये 80 और ये C को ऐड कर रहा हूं ना. देखिए बनाना कैसे बनाना है. सिंस AB पैरेलल टू DC एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल. समझ आ रहा है? AB DC पैरेलल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं और BC को हमने ट्रांसवर्सल माना. इसलिए एंगल B और एंगल C इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. ये एंगल B 80 है तो एंगल C आप मुझे बता सकते हैं. ये 80 उधर माइनस होने चला जाएगा तो कितना आएगा? ये 100. एंगल C इज 100. आप चाहें तो अब दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं. जैसे ये प्लस ये भी तो को इंटीरियर होगा क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ए बी ट्रांसवर्सल बन जाएगा. सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180. को इंटीरियर इधर से भी तो ये 80 तो ये 100 बन जाएगा. कैसे भी लगा सकते हैं, कहीं से भी लॉजिक यूज कर सकते हैं. हम अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी भी यूज कर ले रहे हैं. तो मेरे पास एक एंगल बी आ गया, एक एंगल सी आ गया. ठीक है. नाउ वी नो दैट शॉर्टकट अपनाते हैं. opposite angles in a parallelogram are equal. पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. इसलिए अगर C 100 डिग्री आया है ये तो A भी कितने डिग्री का होगा? ठीक है. A इक्वल टू C 100 डिग्री. B अगर 80 डिग्री का है तो D भी कितने का होगा? 80 डिग्री. ठीक है. ये हो गया. चारों एंगल तो हमको बताने थे. तो A और C 100 के, D और B 80 के. दिस इज ऑल अबाउट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. हो गया. नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें. Question number 5. Prove that 4m plus 9 is an odd integer where m is any integer. m कोई इंटीजर है. ठीक है. ये ऑड इंटीजर है, ये हमको प्रूव करना है. ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं. ठीक है ना. अगर मुझे इसे ऑड दिखाना है तो ऑड में क्या आता है? +1 और सामने
इवन नंबर, इवन यानी 2k, 2k फॉर्मेट में होना चाहिए, 2k मल्टीपल में, उसमें 1 एडिशन होते हुए दिख जाए तो वो ऑड नंबर मान लिया जाएगा। बहुत सिंपल है। तो हम मान लेते हैं ये कोई ऑड इंटीजर होगा, एक ऑड इंटीजर a मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। लेट a बी एनी ऑड इंटीजर, a कोई ऑड इंटीजर है तो a को हम लोग ऑड नंबर के डेफिनेशन के फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इसको हमको प्रूव करना है। सो दिस इज लेट दिस नंबर इज इक्वल टू a, दिस इज ऑड, सो दिस विल बी ऑल्सो ऑड। a इज इक्वल टू 4m प्लस 9, इसको मैंने ऑड माना है a को ना, a को मैंने क्या माना है, ऑड, और मैं इन दोनों को इक्वल लिख रहा हूं, तो अगर ये ऑड है तो इसको भी ऑड होना पड़ेगा, तो इसको हम ऑड में सेट कर लेते हैं, ऑड के फॉर्मेट में। क्या तरीका है, हाँ, लास्ट वाले नंबर से क्या अलग कर दें, 1, क्योंकि +1 हमको दिखाना अलग से, और इधर जो बचेगा उसमें 2 कॉमन निकालें क्योंकि 2 का मल्टीपल बनाना है, ठीक है ना। सो दिस इज 4m प्लस 1 निकालना है तो कितना बचेगा, ये 8 + 1। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकालें, 2, समझ रहे हैं ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 2m प्लस 4 हो गया, एंड दिस इज +1। इस पूरे को हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। लेट अस सपोज इसको मैंने क्या मान लिया, b, 2b + 1, दिस इज a, वेयर b इज इक्वल टू 2m + 4 इज एन इंटीजर। ये समझ रहे हैं आप, b कोई इंटीजर होगा, क्यों इंटीजर होगा भाई, m क्या था, इंटीजर, एक इंटीजर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इंटीजर, एक इंटीजर 4 के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा, इंटीजर, इसलिए पूरा क्या है, इंटीजर। इसी को एक नंबर से दिखाने के लिए मैंने b मान लिया, इंटीजर, b इज एनी इंटीजर, समझ आया। सो एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज एनी वन नंबर, ये इवन नंबर बन गया ना, 2 का मल्टीपल, तो इवन नंबर में जब 1 ऐड होता है तो क्या बन जाता है, ऑड, दिस इज ऑड, ये ऑड था ही तो ये भी क्या बन गया, ऑड, समझ रहे हैं। Since 2b + 1 is an odd integer, हो गया, a is odd integer, 2b + 1 is an odd integer। तो अगर ये odd integer है, देखिए ये odd integer बना तो ये भी odd integer बन गया, और इसको हम किसके बराबर लिखे थे, इसलिए ये भी क्या बन गया, odd integer, ठीक है। ये पूरा लिख लेते हैं, a is equal to this, therefore a is equal to 4m + 9 is also an odd integer, जी ठीक है, this is proved। ये भी हमारा odd integer होगा, 4m + 9 हो गया, समझ आया, ठीक है ना। लिखने के और तरीके भी हैं इसको, आप दूसरे ढंग से भी चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट निगेशन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सिंबल्स, ठीक है। जो स्टेटमेंट आगे हमको मिलेंगे ABCD, उसके लिए हमको निगेशन लिखना है। निगेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने से पहले ट्राई दिस के क्वेश्चनों में हमने निगेशन किसको बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसमें हम सिंबल्स भी यूज़ करेंगे। निगेशन के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टिल्ड, क्या बोलते हैं, टिल्ड बोलते हैं, ठीक है। कहाँ लगाया जाता है, स्टेटमेंट के नाम के पहले, जहाँ नाम देते हैं स्टेटमेंट का उससे पहले। और दूसरी चीज, स्टेटमेंट को निगेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, नॉट। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर कोट करता हूँ ना। पहला स्टेटमेंट m, स्टेटमेंट का नाम क्या है, m। स्टेटमेंट है √7 इज एन इरेशनल नंबर, √7 इज एन इरेशनल नंबर। निगेट करिए, √7 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, और नॉट के लिए नाम के सामने क्या सिंबल लगा देंगे, टिल्ड का। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आंसर्स, ठीक है ना। स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए स्टेटमेंट है हमारा, ध्यान से देखिए, मैं इसी को करेक्ट कर दूंगा ना। क्वेश्चन था √7 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल, ठीक है।
तो इसको निगेट करना है तो क्या करेंगे, स्टेटमेंट का नाम जहां स्टार्ट होता है वहां टिल्ड और रूट 7 इज, हाँ स्मॉल में लिखिएगा, मैंने कैपिटल दिखाने के लिए लिखा है, ठीक है, आप स्मॉल में लिखेंगे, मैं भी स्मॉल ही लिख दूं, नहीं तो फिर आप वैसे ही छापेंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ ये लगाना है ना, नॉट एनी रेशनल नंबर, दिस इज फॉर निगेशन। निगेशन के लिए हम लोग ये सिंबल और स्टेटमेंट में नॉट यूज करते हैं, स्टेटमेंट के नाम के पहले टिल्ड और स्टेटमेंट में नॉट, ठीक है। दूसरा है स्टेटमेंट का नाम है ए, ठीक है, और ये है 6 + 3 = 9, 6 + 3 = 9, दिस इज स्टेटमेंट। निगेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां लगा देंगे, मैं आंसर खाली लिख रहा हूं ना, दिस इज टिल्ड ये, और दिस इज नॉट इक्वल टू। अब इसमें नॉट लिखना तो नहीं क्योंकि मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, तो इसमें वर्ड्स नहीं है, तो हम वर्ड्स में नॉट यूज नहीं करेंगे, सिंबल वाला नॉट यूज करेंगे, समझ गए, ठीक है। सी थर्ड स्टेटमेंट, यहां उन्होंने पूछा है, डी है नाम स्टेटमेंट का, सम रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, सम रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो क्या करेंगे, निगेट करिए, हाँ आर नॉट इंटीजर, यहां क्या लगाएंगे नॉट, और यहां टिल्ड, ठीक है, निगेट हो जाएगा। और लास्ट है इसमें डी वाला, स्टेटमेंट का नाम है P एंड दिस इज ट्राइंगल PQR इज इक्विलेटरल, तो क्या करना है निगेशन के लिए, टिल्ड और ट्राइंगल PQR इज नॉट इक्विलेटरल, बस हो गया, निगेट करना समझ गए कैसे करना, ठीक है, नोट करें ये। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड लॉजिकल कनेक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट देम बाय यूजिंग, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एम्प्लाइज, तो एम्प्लाइज का यूज करके इसको हमको लिखना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए, दो स्टेटमेंट हमको दिए हैं ना, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ए, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर इक्वल, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल, ठीक है। और दूसरा है ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, और हमको क्या करना है, यूज इम्प्लाइज सिंबल, ये आप जानते हैं कब यूज किया जाता है, कब, हाँ बोलिए कब यूज करते हैं इम्प्लाइज, हाँ जब एक स्टेटमेंट सच होती है तो दूसरी अपने आप हो जाती है, तो हम लोग इम्प्लाइज का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। ओके, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, एक ट्राइंगल के अंदर तीन ही एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, अगर तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है, तो वो ट्राइंगल क्या बन जाता है, इक्विलेटरल। फिर से सेकंड स्टेटमेंट, ट्राइंगल ABC एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर मैं पहले से बता दूं कि ये जो ट्राइंगल है ABC ये इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल के नाम से आप क्या क्या निकाल लेंगे डेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, 60 60 60 इक्वल ना, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हम एक ट्राइंगल को डिक्लेयर कर दें कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, सभी एंगल इक्वल होने वाले हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट पहले आ जाए, ABC एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो उसके तीनों एंगल अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तीनों बराबर बराबर हो जाएंगे 60 60 के, ठीक है। तो अगर ये होता है B, तो A अपने आप हो जाता है कि नहीं, तो B इंप्लाइज A हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका आंसर देखिए ना, आंसर मैं भी लिखाऊंगा, रुकिए रुकिए, लिखिए नहीं ना, मैं लिखाऊंगा, पहले देख लीजिए, ये B इंप्लाइज A लिख सकता हूं मैं कि नहीं, बोलो समझ आ रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि पहले ये है
एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो दूसरा अपने आप हो गया कि नहीं? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सभी एंगल बराबर हो जाएंगे कि नहीं अपने आप? तो अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये सही है इंप्लाइज, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपको पहले बोलूं एक ट्राइंगल है ABC, उसके तीनों एंगल बराबर हैं, तो क्या अगला स्टेप आप समझ जाएंगे कि वो इक्विलेटरल ही होगा? एक ट्राइंगल के 3 एंगल बराबर हो तो वो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? ओहो, एक ट्राइंगल के 3 एंगल बराबर हो, कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? इक्विलेटरल। कोई दूसरा ट्राइंगल है संसार में इक्विलेटरल के अलावा जिसके 3 एंगल बराबर होते हो? तो जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हो जाए वो क्या बन जाता है? इक्विलेटरल। तो अगर ये भी हो जाए तो ये अपने आप बन जाएगा कि नहीं? तो A हुआ तो B हो जाएगा, ये भी अलाउ, और B हुआ तो A भी हो जाएगा, ये भी अलाउ। ये दोनों चलेगा? चलेगा। इसके ऊपर आप स्टेटमेंट लिखिए, एक लाइन का छोटा सा लिखिए। वी नो दैट, शॉर्टकट में WKT, वी नो दैट in equilateral triangle all interior angles are equal. In equilateral triangle all interior angles are equal. बस, तो ये भी सही वो भी सही, ठीक है। ये हो गया, समझ आया? दोनों चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बी स्टेटमेंट, देखिए ना, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम उन्होंने दिया है टी इज स्टेटमेंट P ऑफ A इक्वल टू 0, और अगला स्टेटमेंट है S, ये है x माइनस A इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल करेक्शन करिए P ऑफ x बस लिखा है ना, पॉलिनोमियल का नाम सिर्फ x नहीं होता, P ऑफ x होता है। पॉलिनोमियल का पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया है इस पूरे क्लास 10th में, ठीक है। P ऑफ x, ठीक है। हाँ, आप बताइए, ये पढ़ने से कुछ समझ आया? कुछ भी? क्या आया? अगर हाँ तो रिमाइंडर 0 होगा तो ये समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? पहला चैप्टर का रिवीजन है लास्ट चैप्टर में, ठीक है? कौन सा थ्योरम कहते हैं इसको? नहीं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम नहीं। फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि अगर आप डिवाइजर को 0 के इक्वेट करें तो x इक्वल टू कुछ मिल जाएगा, उसको उठा के पॉलिनोमियल में रख दें x की जगह, तो पॉलिनोमियल सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 0। याद करिए, किसी डिवाइजर की एक वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो हमको क्या मिलता है? रिमाइंडर, है ना? रिमाइंडर मिलता है ना, एक्चुअल डिवीजन हमको नहीं करना पड़ता। ये कौन सा थ्योरम बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम। विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू विल गेट रिमाइंडर इफ यू पुट वैल्यू ऑफ डिवाइजर इन द गिवन पॉलिनोमियल। अगर आप पॉलिनोमियल में डिवाइजर की वैल्यू रख दें तो सॉल्व होने के बाद क्या मिलता है? रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका क्या मतलब है? डिवाइजर डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और पूरी तरह से डिवाइड कर देने वाला क्या कहलाता है? फैक्टर। समझ आया? तो वो डिवाइजर उस पॉलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। समझ आया? तो पॉलिनोमियल में ये रहा होगा कोई पॉलिनोमियल x² + 2x + 6 ऐसे कुछ रहा होगा, उसमें हमने x की वैल्यू रखी तो वो सॉल्व होके कितना आ गया? 0। सॉल्व होकर के जो वैल्यू मिलती है वो रिमाइंडर कहलाती है। दिस इज रिमाइंडर। कोई भी डिवीजन करें, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो डिवीजन कंप्लीट डिवीजन माना जाता है, तो ये कंप्लीट डिवीजन है। इसका मतलब है इसने इस पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए ये इसका क्या है? फैक्टर है। तो अगर x माइनस a P ऑफ x पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी इसको मैं P ऑफ x में रख दूंगा, तो रिमाइंडर कितना आना है? अगर ये फैक्टर है तो 0। तो अगर ये है तो ये हो जाएगा कि नहीं अपने आप? समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है ना। क्या लिखोगे? नहीं, हाँ वो तो लिखेंगे, लेकिन एक लाइन का स्टेटमेंट भी लिख लो थोड़ा सा। क्या लिखोगे?
लिखिए इफ x माइनस ए, मैं लिख देता हूं, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका फैक्टर अगर ये है, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू, कौन सा थ्योरम बोल रहे थे? नहीं, रिमाइंडर नहीं, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि आप डिवाइजर की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखिए, आंसर कितना आएगा? 0। आंसर जो आता है वो रिमाइंडर आता है ना, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तभी तो पता चलेगा ये फैक्टर है, इसीलिए तो इसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर को 0 के इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से हमको x कितना मिल जाएगा? a। इसको उठा के रखना किस में है? पॉलिनोमियल में। देयरफॉर p ऑफ a इक्वल टू कितना? 0। 0 आएगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट? रिमाइंडर। एंड इफ रिमाइंडर इज 0 देन डिवीजन इज कंप्लीट डिवीजन। इसलिए डिवाइड करने वाला उसको करने, जिसको कर रहा है डिवाइड, उसका क्या बन जाएगा? फैक्टर। सो दिस इज फैक्टर। ये तो अगर ये हुआ, अगर ये फैक्टर है तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर कितना आना है? रिमाइंडर तो 0 ही आना है। इसलिए अगर s हुआ तो t अपने आप हो जाएगा, s इंप्लाइज t, होगा कि नहीं? अच्छा, इसी का उल्टा पॉसिबल है क्या? और अगर मैं x की एक वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखता हूं, अगर रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखने से क्या मिलता है? रिमाइंडर मिलता है सॉल्व करने से। तो हमने x की वैल्यू रखी पॉलिनोमियल में और हमको आंसर कितना मिला? 0, यानी रिमाइंडर कितना मिला? 0। अगर 0 मिला रिमाइंडर, तो जिसने डिवाइड किया होगा वो इसका क्या बन जाएगा? फैक्टर। तो अगर ये हुआ तो ये फैक्टर बन गया कि नहीं? तो t हुआ तो s हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। if ये then x minus a is फैक्टर ऑफ ये, इसका मतलब है अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा, t implies s, दोनों पॉसिबल है। ये समझ आया आपको? बोल दो, ठीक है। c वाला देखिए लास्ट ना, इसी का तीसरा स्टेटमेंट c। इसमें हम लोग पहला लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट p, x एंड y are two odd numbers. और q, x plus y is an even number. इसको जरा पढ़िए, पढ़िए ध्यान से। पहला स्टेटमेंट, x और y दोनों कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर, दोनों ऑड नंबर है, x भी ऑड है, y भी ऑड है, ठीक है। अगले स्टेटमेंट में हमने दोनों ऑड नंबर ऐड किए तो रिजल्ट क्या बन गया? इवन नंबर बन गया, ठीक है, ठीक है। तो कुछ समझ आया? कौन सा होगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। दो ऑड नंबर होंगे तो क्या दो ऑड नंबर का एडिशन हमेशा इवन नंबर बनेगा? ये हम प्रूव भी कर चुके हैं पहले। सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। करके देख ले, एक ऑड नंबर मान लो 3, दूसरा ऑड नंबर मान लो 5, दोनों ऐड करो 8, इवन नंबर बना ना। एक ऑड नंबर मान लो 5, एक ऑड नंबर मान लो 7, दोनों ऐड करो 12, इवन नंबर बना कि नहीं? तो दो ऑड नंबर का एडिशन हमेशा क्या बनता है? इवन नंबर। तो अगर ये दोनों ऑड हैं तो पक्का इनका एडिशन क्या बनेगा? अपने आप हो जाएगा इवन नंबर। समझ आया? तो अगर ये हुआ तो ये अपने आप हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। सो P इंप्लाइज क्या लिखूं? Q। बात समझे? अगर ये स्टेटमेंट हुआ यानी दो नंबर डिक्लेयर हुए कि तुम ऑड हो तो उनका एडिशन 100% क्या बनना है? इवन ही बनना है, वो तो हो ही जाएगा। इसलिए P इंप्लाइज Q। क्या मैं Q इंप्लाइज P लिख सकता हूं? देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं दो नंबर का सम इवन होता है तो क्या वो दोनों नंबर ऑड होंगे?
अभी मैं क्या बोल रहा था, दो नंबर ऑड हैं तो दोनों का सम इवन होगा, होगा कि नहीं, दो ऑड का सम इवन, तो अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा अपने आप 100%। लेकिन उल्टा रिवर्स गियर लगाओ, अगर दो नंबर का सम इवन बनता है तो क्या वो दोनों नंबर ऑड होंगे? जरूरी है, क्यों? हाँ, जोर से बोलो। वेरी गुड, दो इवन नंबर का सम भी इवन हो सकता है, यही मैं सुनना चाह रहा था। वेरी गुड, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का और आपने बखूबी इसको निभाया है, ठीक है, ओके। जैसे 4 + 4 इवन नंबर, 4 4 क्या है? इवन, इवन, तो दो इवन का सम भी इवन हो सकता है। 4 + 6, 4 भी इवन, 10 भी इवन, 6 भी इवन, 4 + 6 10, 10 भी इवन, तो दो इवन नंबर का सम भी क्या हो सकता है? इवन। इसलिए जरूरी नहीं कि ये होगा तो ये भी होना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो यहां लिख देते हैं बट Q डज नॉट इम्प्लाइज P, डज नॉट इम्प्लाइज P, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ टू even numbers are also even, like 2 + 4 = 6, even, even, even। जरूरी नहीं है कि दो नंबर का सम अगर इवन आए तो दोनों नंबर ऑड ही होने चाहिए, इवन का सम भी इवन होता है, देख लो उदाहरण, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, नोट करें।